जय भारत मित्रों, मैं शशिराज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीहॉब ट्यूटोरियल में। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी के लेक्चर्स लेके आता हूं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो आप लोग देख ही रहे होंगे, वो है समास, है ना। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वाले वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यदि देखें कि जहां पर हिंदी को एज अ सब्जेक्ट लेकर के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पर जो समास वाला एक टॉपिक है ये बहुत मेन भूमिका निभाता है ना। तो इस लेक्चर का बहुत से बच्चों को वेट था, अभी तक काफी इंतजार था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे। पहले समास पढ़ेंगे, फिर संधि वगैरह देखेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे हम कि भाई समास की परिभाषा क्या है, फिर इसके बाद जो भेद है इसके उस चीज को समझेंगे, उसी क्रम को आगे के धीरे धीरे पर। तो सबसे पहले यदि समास की मैं परिभाषा की आपसे बात करूं, तो समास की परिभाषा ये परिभाषित करती है, उसे समझिएगा, दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समास किसे कहा जाता है, तो दो शब्दों के मेल को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जब संधि पे बात आती है, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है संधि किसे कहा जाता है, तो दोनों में डिफरेंस आपको अभी बतला दे रहा हूं, स्टार डाल के नोट कर लीजिएगा। दो वर्णों के मेल को या फिर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और समास दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है ना। यदि शब्द होंगे, पर जब समास पढ़ते हैं तो इन शब्दों को एक नया टर्मिनोलॉजी देके रखिए, एक नया नाम देके गया, उसे क्या कहा जाता है, पद। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो किसी भी समास के लिए दो प्रमुख पद होते हैं। पहले वाला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पर ये छोटी नहीं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, या फिर ऐसी कौन सी समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसी चीज के लिए बतला रहा हूं, है ना। तो पहले वाले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे वाले पद को कहा जाता है उत्तर पद, है ना। सेकंड चीज, एक प्रश्न पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्टार डाल के इसको भी नोट करिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। किसी बड़ी चीज को एक छोटी चीज में कहना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यदि आपने एक ये सामासिक पद देखा और लिखा है कि राज कन्या, क्या लिखा है, राजकन्या, है ना, तो ये सामासिक पद है। यदि मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो ये होगा राजा की कन्या। कितने, क्या कहा मैंने आपसे, जब मैं इसका विग्रह करूंगा तो क्या होगा, राजा की कन्या। आपने किसी बड़ी चीज को एक छोटे में या संक्षेप में बोल दिया, उसे ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप्त होता है। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, है ना। इसी चीज के आगे अपन पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने जो यहां पर एक हेडिंग डाल कर रखी है, यहां पर लिखा है मैंने समास के भेद। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा समास के कितने भेद है, 6 भेद है। वो कौन कौन से, पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठवां होता है तत्पुरुष समास, है ना। आप में से कई बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी को पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, तत्पुरुष समास के भी कितने भेद है अपने आप में, 6 भेद है। और वो किसके आधार पर बटे हुए हैं, उन्हें कारक के आधार पर बांटा गया है ना। जो आपने सुने कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वो जो है वो क्या है, कारक है। तो उसी के आधार पर तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे उससे पहले हम कारकों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर जो आप जो समास के जो भेद है, उसमें सबसे पहला हेडिंग आप जो देख रहे होंगे वो लिखा है अव्यय भाव समास। इसी चीज को लेकर के अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला समास का पार्ट है वो अव्यय भाव समास। पॉइंट वाइज समझाऊंगा और पॉइंट वाइज इसको आप अपने
जो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट डाउन करिएगा, है ना। सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अव्यय भाव समास में इसके पूर्व पद में क्या आते हैं, अव्यय आते हैं, जो कि क्या है, अविकारी है ना। इसके पूर्व में क्या आते हैं, पूर्व वाले पद में अव्यय आते हैं, है ना, जो कि क्या है, अपने आप में अविकारी है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे सर हम लोग अव्यय भाव समास की पहचान कैसे करेंगे। तो कुछ अव्यय जो है मैं आपको यहां पर नोट डाउन करवा रहा हूं, उनको देखिएगा। पहला जो बोल रहा हूं अनु, दूसरा आ, तीसरा प्रति, भर, यथा, आवत और हर। ये अव्यय यदि किसी भी सामासिक पद के पूर्व पद में आते हैं तो वो सामासिक पद किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा अव्यय भाव समास के अंतर्गत, है ना। क्यों, इसकी परिभाषा ही यही बोलती है कि अव्यय भाव समास वो समास है जिसके पूर्व पद में क्या आते हैं, अव्यय आते हैं। ये तो पहचान की बात होगी, है ना, ये वाला चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, आपके एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ऐसी कौन सी समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती हो और उत्तर पद गौण होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी समास है, वो अव्यय भाव समास ही है। इसमें पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, गौण होता है ना। पहले वाला अव्यय देखते हैं। ये जो आप आ देख रहे हैं, एक शब्द है, मैं आपके सामासिक पद ही है वो कहने। यदि मैं आपसे कहूं आजन्म, है ना, आपसे पूछा जाए कि आजन्म में कौन सा समास है, तो आप मुझे बिल्कुल, आप लोग सही बोलेंगे कि सर इसमें अव्यय भाव समास ही होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहेंगे कि सर आपने जो बोला है आजन्म, तो जन्म एक शब्द है, उसके पहले आ एक अव्यय आया है, और आपने मुझे जस्ट अभी बताया था कि ऐसे सामासिक पद जिसके पूर्व पद में अव्यय आते हैं तो अव्यय भाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। करेक्ट, वेरी ट्रू, आप सही कह रहे हैं। तो जब यदि मैं इस शब्द का आजन्म जो मैंने आपसे कहा, जब मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो ये क्या होगा, जन्म से लेकर, है ना, प्रतिदिन। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो सर आप बोलेंगे अव्यय भाव। क्यों, क्योंकि इसके पूर्व वर्ग में कौन सा अव्यय है, प्रति। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, या फिर इसका विग्रह होगा हर दिन, ठीक है। भर, आप कई बार अपने दोस्तों से बोलते हैं आज तो भरपेट खाना खाया, है ना, तो भरपेट में भी कौन सा समास है, अव्यय भाव समास ही है, क्योंकि भर कहीं ना कहीं क्या है, अव्यय। इसका यदि आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पेट भर कर। यथाशक्ति, बहुत बार कई बार पूछा जाता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी अव्यय भाव समास ही होगा। क्यों, क्योंकि यथा एक अव्यय है, और आपने अभी कहा था कि वे सामासिक पद जिसके पूर्व पद में अव्यय आते हैं वो कौन से होते हैं, अव्यय भाव समास ही होता है। तो यथाशक्ति का यदि जब मैं विग्रह करूंगा तो वो क्या होगा, शक्ति के अनुसार। एक और देख रहे हैं यहां पर आप अनु, यदि मैं आपसे एक शब्द कहूं कि अनुकूल, है ना, तो ये कौन सा समास है, आप कहेंगे सर ये भी अव्यय भाव ही है। करेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके पूर्व पद में क्या आ रहा है, अनु, जो कि क्या अव्यय है। यदि मैं आपसे कहूं, एक शब्द कहा मैंने आपसे अनुकूल, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कूल के अनुसार। कूल मतलब होता है समय, काल, है ना, तो कूल के अनुसार, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे जो इसका पहला पॉइंट था। ये दो पॉइंट मैंने आपको समझाया कि वे सामासिक पद, पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि अव्यय भाव समास में कौन से पद की प्रधानता होती है, तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, और उत्तर पद क्या होता है, गौण होता है ना। सेकंड चीज, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आपने कहा कि आप बोलेंगे सर आपने जस्ट अभी बताया कि जिसके पूर्व पद में क्या आएंगे, अव्यय आएंगे। करेक्ट। जो अब तीसरा पॉइंट मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूं, इसको नोट करके, अपवाद डाल करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपके सामने एक रख रहा हूं, एक सामासिक पद, गांव, गांव। ये यदि आपके एग्जाम में आया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है, तो 70 to 80% लोग इसे द्वंद्व समास लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको जब द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा तो उसमें कहूंगा कि जब दो सामासिक पदों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, ये वाला डैश,
तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता, पर नहीं। अपवाद डाल करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। वे सामासिक पद जिनमें एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, वे सामासिक पद जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? उन्हें अव्यय भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। गांव गांव, इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक गांव। यदि मैं आपसे कहूं रातों रात, रातों, इसमें कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसमें भी अव्यय भाव समास ही है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको अभी बतलाया कि वे सामासिक पद जिनमें एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, उन्हें किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? अव्यय भाव समास के अंदर। यदि मैं आपसे कहूं लूटम लूट, है ना, तो वो भी किसके अंदर जाएगा? अव्यय भाव। लूट के बाद लूट को क्या कहा जाता है? लूटम लूट। दिनों दिन, है ना, दिनों दिन मतलब क्या होता है? दिन ब दिन, है ना। तो वे सामासिक पद जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से ज्यादा बार हो, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? उन्हें अव्यय भाव समास की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों, इन्हें अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लेना। जैसा का जैसा मैंने आपको बोला वैसा का वैसा ही, है ना। ये वाला तो अपवाद डाल करके, स्टार डाल के ही नोट डाउन कर लेना। जो आप सेकंड देख रहे हैं, जो आप सेकंड देख रहे हैं, वो जो हेडिंग देख रहे हैं सेकंड, वहां पर लिखा है द्वंद्व समास, है ना। उस चीज को हम आगे पढ़ते हैं, द्वंद्व समास क्या होता है और इसके क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है ना। तो इसके भी पॉइंट वाइज ही मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला कोई इतना टिपिकल नहीं है ना, पर इसमें एक अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है वो जो हम पढ़ रहे हैं वो द्वंद्व समास। पहला पॉइंट, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास एक ऐसी समास है जिसमें दोनों ही पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, है ना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक है। और दोनों ही पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक मतलब एक डैश होता है, इसे क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह, है ना। समझ में आया? अब मैं आपसे कहूं कि माता पिता, इसमें कौन सी समास है? तो आप बोलेंगे सर माता भी एक पद है और पिता भी एक पद है, और बीच में माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये कौन सी समास होगा? तो ये द्वंद्व समास होगा। वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। माता पिता, भाई बहन, दिन रात, लाभ हानि, पाप पुण्य, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये द्वंद्व समास के ही क्या है? उदाहरण है ना। और इन दोनों के मध्य क्या चिन्ह लगाया होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। अब जो इसका एक अपवाद वाला पोर्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जो संख्या वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 36, मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे? 36। मैंने आपसे क्या कहा? 36। मैंने जो आपसे 36 कहा है, तो इसमें कौन सा समास है? आप में से कोई जवाब दे पाएगा? तो जब 36 का आप जब विग्रह करेंगे तो आप इसको बोलेंगे 30 और 6। क्या बोलेंगे आप? 30 और 6। और करेक्ट ध्यान रखिए, जो योजक चिन्ह होता है इसका मतलब ही क्या होता है? और, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दिन और दिन रात, दिन और रात, दिन या रात। इसके दो अर्थ होते हैं, पहला होता है और दूसरा होता है या। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि माता पिता, माता या पिता, भाई बहन, भाई या बहन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब आप 36 को तोड़ेंगे तो इसे किस फॉर्म में तोड़ेंगे? इसका विग्रह कैसे होगा? 30 और 6। यदि मैं आपसे कहूं
कि 56 में कौन सी समास है, तो करेक्ट आप लोग कहेंगे कि 56 को जब हमने तोड़ा तो ये जो इसका विग्रह होगा वो होगा 50 और 6, और यदि और बीच में आया है तो योजक आए या फिर इसका अर्थ और के मतलब में आए तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, द्वंद्व समास की कैटेगरी में जाएगा। आप में से कोई के बच्चे के मन में ख्याल आया होगा कि सर तो ऐसे में तो 20-20 कैटेगरी के अंदर जाएगा, 30-20 कैटेगरी के अंदर जाएगा, पर नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि समास की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि समास वेव होता है, समासिक पद तभी बनता है जब इसमें कितने पद हो, मिनिमम 2 पद हो। आपने कहा सर 20 में कोई समास ही नहीं। क्यों? क्योंकि 20 अपने आप में एक ही पद है। जैसे कि आपने 36 को तोड़ा तो उसमें क्या बना, 30 और 6। यदि मैं आपसे पूछता कि 30 में कौन सा समास है, तो 30 में कोई सर समास है ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही चीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ऐसी चीजों को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जो आप लोग अपने दोस्तों को शायद चाहते हैं कि यार मैं और अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर के चलो, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करिएगा, है ना। नेक्स्ट चीज के हम नेक्स्ट तरफ आते हैं। जो आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं, सॉरी जो तीसरा भाग जो अपन ने जो समास के तीसरा जो भेद है वो देख रहे हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है ना। द्विगु समास को भी पॉइंट वाइज ही हम समझेंगे, जस्ट अभी ही समझेंगे, है ना। इसे भी पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि ऐसी कौन सी समास है जिसके पूर्व पद में संख्या आती हो, तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास। द्वि मतलब 2, वो संख्या है या नहीं है, करेक्ट वो संख्या ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना द्वंद्व और द्विगु में। द्वि मतलब 2 और द्विगु समास, है ना। तो ऐसे सामासिक पद जिसके पूर्व पद में संख्या आती हो उसे किस कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें द्विगु समास की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके ऐसे कोई विशेष अपवाद नहीं है ना। जैसे कि जो स्टार्टिंग में 2 थे उनमें अपवाद थे जो मैंने आपको समझा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो। जैसे मैं आपसे कहूं कि दोपहर, क्या कहा मैंने आपसे, दोपहर। पहर एक शब्द है, इसके पहले संख्या की 2, तो 2 पहरों का समूह, जब इसका विग्रह किया जाएगा दोपहर का, तो 2 पहरों का समूह ये किस कैटेगरी में जाएगा, द्विगु समास के अंदर जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, ये भी किसके अंदर जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत ही जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, है ना। और यदि मैं आपसे कहूं नवरात्रि, तो 9 रात्रियों का समूह। ऐसे सामासिक पद जिसके पूर्व पद में संख्या आती है उन्हें क्या कहा जाता है, सॉरी उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें द्वंद्व द्विगु समास की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो 3 भेद थे समास के, इन्हें हमने आज देख लिया। इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, इन्हें हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, है ना। तो प्लीज मैं आपसे इस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो से खत्म होने से पहले कि प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखें, है ना। और प्लीज मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ, है ना। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी पूरी टीम एजुकेशन हब ट्यूटोरियल, जहां पर आपको मैथ्स के लेक्चर्स भी रेगुलरली प्रोवाइड कर रही है, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी, जीके के भी और जीएस के भी। बस आपको अपने घर पर बैठ करके इन वीडियोस को देखना है ना। जय भारत।